वेलकम टू माय चैनल लीगल गुरु। और जैसा कि आप जानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन पे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगा, और उस लेक्चर सीरीज़ के क्रम में ये आज 5th वीडियो जो है आप लोगों के सामने है। बस आप लोगों से आशा ये है कि अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर मैक्सिमम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के समक्ष मैं ला सकूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है वो नेचर क्या है, वो इसकी प्रकृति क्या है। ये आज एक्चुअली जो नेचर है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, वो आज भी जो है वो विवाद का विषय है। बट आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नेचर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। तो नेचर ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन जानने से पहले या सूचना के अधिकार की प्रकृति जानने से पहले हम कुछ अधिकार पे प्रकाश डालेंगे कि अधिकार क्या है। आप लोग को जानना चाहिए कि अधिकार किसे कहते हैं। एक विधिक अर्थ में अधिकार को विधि द्वारा अनुज्ञात कार्य का मानक कहा जाता है। ए स्टैंडर्ड ऑफ लीगली परमिटेड एक्शन इज कॉल्ड right, and several jurists has defined right in his own point of view। जैसा कि लास्की महोदय ने अधिकार को मानव जीवन की उस स्थिति से उस स्थिति को कहा है कि जिसके अभाव में मानवीय जीवन जो है वो असंभव सा हो जाएगा या हो जाता है। इरिंग महोदय ने इसे विधि द्वारा संरक्षित हित कहा है। अगर सामान्य अर्थों में अधिकार की बात की जाए तो यह एक रिकॉग्नाइज्ड इंटरेस्ट है। सपोज दैट कि ये मेरा पेन है और सम इंटरेस्ट जो है मेरे पेन के साथ और मेरे बीच कुछ इंटरेस्ट है आपको। अगर वो इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड है तो दैट इज माय राइट। सो व्हेन एनी इंटरेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड तो दैट इज कॉल्ड राइट। And rights and duties are correlatives. Suppose that if we have a right to move on the road, then opponents have the corresponding duty to recognize my rights। अगर हमको सड़क पे चलने का अधिकार है तो सामने वाले की या तीसरे पक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है या ड्यूटी बनती है कि यह हमारे चलने के अधिकार को रिकॉग्नाइज्ड करे। तो अधिकार एवं कर्तव्य जो है वो सर्व संबंधी होते हैं, और बिना कर्तव्य के अधिकार की बात करना एक बेईमानी सी हो सकती है या असंभव सा प्रतीत होता है। जब भी हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार का अर्थ होता है विधिक अधिकार, न कि नैतिक अधिकार। अगर नैतिक अधिकार की हम बात करें तो नैतिक अधिकार के उल्लंघन स्वरूप या उसकी अगर अनुशस्ति हो सकती है या दंड हो सकती है तो वो सामाजिक भर्त्सना के रूप में हो सकती है। लेकिन विधिक अधिकार की वहीं अगर विधिक अधिकार की बात करें तो विधिक अधिकार का जो दंड होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू या जो लॉ के थ्रू जो इम्पोज्ड पेनल्टी है, चाहे वो कस्टडी के फॉर्म में हो, फाइन के फॉर्म में हो, तो वो होंगे। तो सामाजिक भर्त्सना जो है वो किसी भी वो उसको हम जो है अनुशस्ति के रूप में नहीं कर सकते हैं। सपोज डैट कि मान लीजिए कुशल तैराक है और उसके सामने अगर 5 साल का बच्चा समुद्र में या नदी में डूब रहा है और वो ये देखते हुए कि वो बच्चा डूब रहा है और उसे न बचाए, तो ये जो है उसके लिए उसको एक सामाजिक भर्त्सना का वो पात्र हो सकता है कि नहीं, उसे बचाना चाहिए था, वो बचाया नहीं, जबकि वो कुशल तैराक था। बट अगर ठीक उसी समय अगर उसकी वो ड्यूटी होती कि नहीं, उसे अगर वो स्विमर होता या गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज्ड होता
कि नहीं उसे आपको बचाना ही है, तो वहाँ पे उसकी मजबूरी हो जाती कि उस बच्चे को, डूबते हुए बच्चे को वो बचाएगा ही या बचाने का प्रयास करेगा ही। अगर वो उस तरह का प्रयास नहीं करता तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगा, और इन दैट केस he will be punished for the breach of duty. तो ये जो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार का मतलब तभी है, अधिकार का अर्थ तभी सही है जब हम विधिक अधिकार की बात करते हैं। हालांकि और अगर ये ऐसा भी है कि अगर समाज में लोगों को रहना है तो बिना अधिकार के जो है समाज में न तो हम विकास कर सकते हैं, ना तो मनुष्य का सामाजिक विकास हो सकता है, न ही समाज की सदस्यों के बीच या समाज की सर्वोत्तम सेवा भी हम बिना अधिकार के अभाव में कर सकते हैं। तो अगर अधिकार की बात करें तो अधिकार कई एक तरह के हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट नैतिक अधिकार की भी बात करा, विधिक अधिकार की जैसे अभी हम चर्चा कर ही रहे थे। अगर इसकी और भी काइंड्स की बात करें तो एक तरह से ये नेचुरल राइट के फॉर्म में हो सकता है, ये लीगल राइट के फॉर्म में हो सकता है, स्टैट्यूटरी राइट के फॉर्म में हो सकता है, फंडामेंटल राइट के फॉर्म में हो सकता है, ह्यूमन राइट के फॉर्म में हो सकता है, और बहुत अलग अलग तरह के जो है प्रकार जो है अधिकार के हो सकते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद के वीडियो में, अगर अधिकार पे एक अलग से वीडियो लाएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बस यहाँ पे हमको जो चर्चा करना है वो बेसिकली जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन के सेंस में करना है। अब सबसे पहले हम जो राइट टू इंफॉर्मेशन और नेचुरल राइट की तुलना करेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है क्या एक नेचुरल राइट है। तो एज वी नो डैट कि जो अगर आप देखेंगे तो राइट टू, देयर इज ए फाइन बैलेंस जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन और नेचुरल राइट के बीच जो है वो एग्जिस्ट करती है। सूचना के अधिकार और नेचुरल राइट के बीच एक जो है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि एज यू नो डैट कि जो वॉइस है दैट इज सप्लाइड बाय आवर नेचर, एंड without that voice we are not able to communicate anything, as we know already. Hence we can say that right to speech is a gift of nature. स्वाभाविक है, जो वॉइस ही अगर जो है वो नेचर के थ्रू प्रोडक्ट है तो राइट टू स्पीच तो नेचर का गिफ्ट हम कह ही सकते हैं। और नेचुरल राइट की जब हम बात करते हैं तो जो भी चीज़ उसके पीछे है कि जो भी चीज़ जो है आप वो नेचुरल राइट उस राइट को कहते हैं जो एलिनेबल इन नेचर है, यूनिवर्सल इन नेचर है। और इस तरह के राइट जो है वो किसी कस्टम और यूसेज के फलस्वरूप नहीं होते, ये जो है ये ऑटोमेटिक आपको प्रदत्त होते हैं बाय द सराउंडिंग्स, थ्रू द सराउंडिंग्स। एंड इसके पीछे एक तर्क ये है कि ये नेचुरल राइट जो है वो स्टेट के थ्रू जो है वो इन्फ्रिंज नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो चीज हम आपको दे नहीं सकते उसे लेने का भी अधिकार जो है वो नहीं है, इसलिए स्टेट जो है वो उसको ओवरटेक नहीं कर सकती है नेचुरल राइट्स को। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चूंकि जो नेचुरल वॉइस है वो वॉइस जो है वो नेचर के थ्रू जो है वो सप्लांट है, और विदाउट वॉइस जो है हम लोग जो है किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन की जो हम बात करते हैं या राइट टू स्पीच की अगर बात करते हैं या राइट टू नो की बात करते हैं तो उसका सोर्स जो है कहीं ना कहीं नेचुरल राइट ही है, जो हमारे नेचर के थ्रू जो हमको मिले हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एंड सोशल राइट्स की। अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो अगर सोशल राइट्स से अगर तुलना की जाए तो एज वी नो डैट पीपल्स आर और वी ऑल आर लिविंग इन द सोसाइटी, एंड in the lack of communication society cannot be developed.
सो अगर सूचना का अधिकार मुझे ना मिले या सूचना जो है अगर किसी एक को जो है अगर नहीं मिले, तो वो जो है एक फर्दर ओपिनियन फॉर्म नहीं हो पाएगा, और जो सामाजिक स्तर पे एक जजमेंट वाली माहौल बनेगी या एक डिबेट अगर फॉर्म होगा, तो वहां पे हम सही रूप से अपने तर्कों को नहीं रख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। सो पीपल्स जो है इंडिविजुअल्स जो है, चाहे वो समाज में इंडिविजुअल्स पीपल हो या समाज में जो है वो इंडिविजुअल्स जो है वो अपने विचारों को कम्युनिकेशन को जो है सूचना के रूप में अधिकार इंफॉर्मेशन के रूप में जो है अगर जो उसके पास उपलब्ध होती है वो फर्दर डेलीगेट करता है सामाजिक स्तर पे। तो एक कम्युनिकेशन जो है बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एक उसका माहौल बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सूचना का अधिकार है कहीं ना कहीं से सामाजिक स्तर के सामाजिक रूप से समाज को डेवलप होने के लिए वो जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं समाज द्वारा ही जो है वो प्रदत्त की गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से सोशल राइट्स भी है। अब हम लोग जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एज ए स्टैट्यूटरी राइट, एज ए लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट की ओर देखेंगे। सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन को अगर हम स्टैट्यूटरी राइट के रूप में देखें, तो एक्चुअली स्टैट्यूटरी राइट की जब हम बात करते हैं तो दैट राइट विच हैज़ बीन सप्लाइड बाय एनी स्टैट्यूट, एंड जो स्टैट्यूट होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनते हैं, एज वी नो दैट। तो जो भी राइट्स हैं वो स्टैट्यूटरी जो पार्लियामेंट के थ्रू बनते हैं, आपको जो है वो किसी फर्दर स्टैट्यूट के थ्रू सप्लाइड होते हैं, तो वो तरह के वो राइट जो है वो स्टैट्यूटरी राइट होते हैं। और जिस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे, तो एज यू नो डैट कि जो ये फर्दर स्टैट्यूट जो है आपको एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में बना, तो एक तरह से ये स्टैट्यूटरी राइट है। दूसरी तरफ अगर हम लीगल राइट की बात करते हैं, तो ऑलरेडी जो है वी हैव डिस्कस्ड लीगल राइट की जो लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सॉवरेन और लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट इज आवर लीगल राइट। तो जो भी स्टैट्यूटरी राइट है या चलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें, फिर हम लीगल राइट की ओर एक बार फिर वापस आएंगे। तो और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जब हम बात करते हैं, तो दैट राइट विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करेंगे तो इट हैज बीन फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर टू कैटेगरी। जो 12 से आर्टिकल 12 टू 35 की जो बात है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस्ड है या प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। और रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट जो दे आर कॉल्ड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो दो भाग में बटा हुआ है, एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरीज में और एक रेस्ट ऑफ द जो फंडामेंटल राइट है वो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज ऑल्सो कॉल्ड आवर लीगल राइट्स, जस्ट राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट का पार्ट था, और जो है आपको जो है बाद में वो उसको लीगल राइट बना दिया गया अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के फॉर्म में। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की चीजें हो, जो स्टैट्यूटरी राइट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अलावे जो भी राइट प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं, दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो दिस इज नोटेबल कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, और दे आर टू कैटेगरीज, फंडामेंटल राइट और उसको अदर देन फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एंड
बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावे जो भी राइट है दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज स्टैट्यूटरी राइट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. जैसा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के भी फॉर्म में वो हो सकता है. बट जब हम लीगल राइट की अभी हम चर्चा कर रहे थे तो लीगल राइट की जब हम चर्चा करेंगे तो लीगल राइट का जो एरिया है वो बहुत ही अपने आप में वाइडर है आपको. सो इवन द राइट मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सब rights prescribed beyond the Constitution of India, which has been recognized by our sovereign or a state, recognized by a state, is all they all are called legal right. तो legal right की जो एरिया है वो अपने आप में वाइडर है. सो जो every constitutional right is not legal right, बट जो आपको लीगल राइट है वो उसका जो परव्यू है वो ऑलरेडी बहुत ही उसका एरिया बड़ा है. नाउ अभी भी अब क्वेश्चन ये है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करेंगे तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का नेचर क्या है. तो अभी भी अब इतने स्टडी करने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि जो इसका नेचर है ये प्योर नहीं है. इसका नेचर अभी तक प्योर फॉर्म में जो है वो नहीं दिख रहा है कि आखिर ये है किस तरह का राइट. ये चूंकि स्टैट्यूट के माध्यम से है तो स्टैट्यूटरी राइट है, ये नेचर के थ्रू प्रोडक्ट नेचुरल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है. तो अब इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है. एंड चूंकि अब सेवरल केसेस में अब ये रिकॉग्नाइज्ड हो गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है. So it is a kind of fundamental right, as we know that in the case of Bennett Coleman and Company versus Union of India, in that case our Supreme Court has said that freedom of information has two aspects in the society. माफ कीजिएगा, freedom of information recognize two type of interest. One is individual interest and another is social interest. So इंडिविजुअल इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है वो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा. सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ एनी इंडिविजुअल and social interest is also necessary to attainment of truth. तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए जो है वो सोशल इंटरेस्ट जो है वो भी जरूरी है. तो राइट टू इन्फॉर्म, अब ये दोनों कब बैलेंस्ड होगा, इस दोनों का बैलेंस कब होगा, आपको दोनों कब जो है रिकॉग्नाइज्ड होंगे, तो जब व्हेन दे हैव राइट टू इंफॉर्मेशन. तो बेनेट कोलेमन के केस में जो राइट टू इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज किया गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो जरूरी है. दूसरा जो है इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर फंडामेंटल राइट. एज वी नो दैट जो है इसका सोर्स जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) है, विच हैज बीन गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो बेनेट कोलेमन के केस में ये क्लियर हो गया कि जो ये कॉन्सेप्ट है आपको, ये राइट टू इंफॉर्मेशन इज ए काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑल्दो चाहे इसका और भी नेचर हो सकता है लेकिन ये फंडामेंटल राइट है. ये क्लियर हो गया. दूसरी जो बात है, अगर हम इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, ये तो ठीक है क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसका सोर्स आर्टिकल 19(1)(a) है, तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही राइट टू इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज. बट अगर हम प्योर फॉर्म में बात करें, जो चूंकि पहले भी आप लोगों को बताया कि इसका नेचर जो है वो प्योर नहीं है, तो अगर प्योर फॉर्म में हम बात करें तो जो कंडीशंस हैं आपको फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसकी लैकिंग हम लोगों को मिलेगी. अगर आप चेक कीजिएगा तो जैसे कि सपोज दैट अगर इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, तो वी आर मूविंग इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिश्ड कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सच एज अगर उसका वायलेशन होता है इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का,
तो हम लोग आर्टिकल 226 एंड 32 के रेफरेंस में हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, 32 के में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मूव कर सकते हैं. बट व्हेन वी सी द राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वी विल फाइंड दैट कि जो स्टैट्यूटरी राइट का जो नेचर है, कि स्टैट्यूटरी राइट में होता है कि उसका अगर वायोलेशन होता है तो उस केस में जो स्टैट्यूट में प्रेस्क्राइब्ड आपको क्राइटेरिया होती है, मैकेनिज्म स्टैब्लिश्ड होते हैं, उस मैकेनिज्म के थ्रू ही आप मूव कर सकते हैं अपने राइट के इन्फ्रिजमेंट के लिए. तो अगर आप राइट टू सपोज दैट कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म है कि आपको अगर पीआईओ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में जाइएगा, जो कि उसी कंसर्न डिपार्टमेंट का होता है, और उसके बाद फिर आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो भी केस हो उस केस में आप जो है वहां मूव करेंगे. एंड आफ्टर दैट आप जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं विद द रीट जुडिक्शन आर्टिकल 226 और 32 के रेफरेंस में. तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का है वो नेचर वो प्योर नहीं है. अगर हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट है, इसलिए कि जो दोनों का नेचर है, फंडामेंटल राइट का जो प्योर नेचर है वो प्योर फॉर्म में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है. इसलिए अगर एज बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आरटीआई, अगर हम लोगों से कोई पूछे कि राइट टू इंफॉर्मेशन का नेचर क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज इम्प्लिसिट or implied fundamental right, because it has been prescribed under freedom of speech and expression guaranteed by our Indian Constitution. और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, आपको वो फंडामेंटल राइट है. बट एक चीज जो गौर करने वाली बात है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है वो एक्सप्रेस फॉर्म में कहीं भी राइट टू इंफॉर्मेशन की चर्चा नहीं है. हाँ, वो इम्प्लाइड फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसको इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट कह सकते हैं. तो दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि ऑल्दो राइट टू इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का राइट हो, बट ऑल्दो दिस इज ए स्टैट्यूटरी राइट एंड इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट. सो फ्रेंड्स, दिस इज क्लियर कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज ए काइंड ऑफ इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट. तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो नेचर. हम कोशिश करते हैं कि कुछ अलग तरह का आप लोगों को बताएं, ताकि चूंकि मेरा पीएचडी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, तो कुछ जो यूट्यूब पे नॉलेज आप लोगों को नहीं दी गई है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, तो स्पेसिफिकली मैं उस ओर ध्यान देना चाहता हूं. तो इसलिए अभी बेसिक्स पार्ट पे लेक्चर दे रहा हूँ. फिर जब बेसिक्स खत्म होंगे तो फिर हम लोग जो है एक्ट पे आएंगे. तो आप लोग मैक्सिमम नंबर में इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.